Hello everyone, welcome back to the channel. So, in previous videos, we understood how to perform internal consistency reliability analysis using SPSS and Jamovi. Now, in today's part, we will understand how to perform test retest reliability analysis using SPSS. If you want, you can watch the first part of the reliability and validity playlist video where you will gain more understanding and conceptual clarity about the concepts related to reliability and validity. So we know that majorly there are three types of reliability. We had already discussed. The first is internal consistency reliability. Second one is test retest reliability. And third one is inter-rater reliability. We had already covered the internal consistency reliability analysis. We have calculated the Cronbach alpha of the questionnaire based on pilot study. Now we will understand the concept of test retest reliability and will also perform analysis on a sample data set using SPSS. So बिना किसी डिले के let's start. सो आप देख सकते हैं कि हम रिलायबिलिटी एनालिसिस के सेकंड टाइप टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी को अब समझेंगे. तो इसके नेम से क्लियर है, टेस्ट एंड रीटेस्ट. तो टेस्ट मींस कि क्वेश्चनर को एक बार एडमिनिस्टर करना, और रीटेस्ट मतलब उसी क्वेश्चनर को कुछ टाइम इंटरवल बाद दोबारा सेम पार्टिसिपेंट से फिल करवाना. ओके, मतलब आपने एक बार क्वेश्चनर को फिल करवाया सेम रिस्पोंडेंट से, देन आपने कुछ टाइम इंटरवल सपोज करिए एक वीक बाद या 1 मंथ लेटर आपने उसी रिस्पोंडेंट से उस सेम क्वेश्चनर को फिल करवाया. तो इसका मेन पर्पस होता है ये चेक करना कि क्या क्वेश्चनर टाइम के साथ कितना स्टेबल और कंसिस्टेंट है. ये होता है टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी का मेन पर्पस, कि उसकी स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी को चेक करना क्वेश्चनर की. और अगर क्वेश्चनर हर बार सिमिलर रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है तो हम कहते हैं कि उस क्वेश्चनर की टेस्ट और रिटेस्ट रिलायबिलिटी अच्छी है, एक्सलेंट है या गुड है. ओके, तो ये होता है टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी. इसकी मीनिंग ये होती है कि वो क्वेश्चनर की स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी को मेजर करता है. अच्छा, इसमें क्या होता है कि हम इस प्रोसेस में क्या करता है रिसर्चर की सेम क्वेश्चनर को सेम पार्टिसिपेंट को दो अलग अलग टाइम पॉइंट्स पर एडमिनिस्टर करता है, मतलब उसे प्रोड्यूस करता है, शो करता है एक रिस्पोंडेंट को एक ही क्वेश्चनर दो अलग अलग टाइम इंटरवल्स पर. फॉर एग्जांपल जैसे आपने आज 100 पार्टिसिपेंट से क्वेश्चनर फिल करवाया, देन सपोज करिए आपने 2 वीक्स लेटर उन्हीं पार्टिसिपेंट से उन्हीं 100 पार्टिसिपेंट से वही सेम क्वेश्चनर दोबारा फिल करवाया. और उसके बाद आप उन्हीं दो नो स्कोर्स को कंपेयर करेंगे, तो उसी कंपैरिजन को हम टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी करते हैं. हम अभी समझेंगे, हम डेटा सेट भी देखेंगे सैंपल, और उसको कैसे एनालाइज करते हैं कि जब हमने इनिशियली टेस्ट करा तो क्या स्कोर था, और जब हमने 2 वीक बाद टेस्ट करा रीटेस्ट करा तो उस टाइम क्या स्कोर था, उसको हम कंपेयर करेंगे. ओके, तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया. अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है कि सपोज करिए अगर जब आपने इनिशियल टेस्ट करा और जब आपने 2 वीक बाद रीटेस्ट करा, तो जो अगर पार्टिसिपेंट्स जो है रिस्पोंडेंट्स जो है अगर उनकी स्कोर्स अगर सिमिलर आते हैं, लाइक वो जितने पहले वाले टेस्ट में थे और 2 वीक बाद जो टेस्ट हुआ, अगर उन दोनों में अगर अराउंड सिमिलर रिजल्ट शो करते हैं, अगर सिमिलर स्कोर्स आते हैं, तो इसका मतलब कि क्वेश्चनर एक स्टेबल कंस्ट्रक्ट को कंसिस्टेंटली मेजर कर रहा है. नहीं, सपोज आज आपने मेजर करा और कुछ आपने स्कोर्स ऑब्टेन करे, देन आपने 2 वीक बाद उसी क्वेश्चनर को एडमिनिस्टर करा और आप उतना ही या उसके अराउंड ही स्कोर्स देख पा रहे हैं, तो आप कहेंगे कि क्वेश्चनर एक स्टेबल कंस्ट्रक्ट को कंसिस्टेंटली मेजर कर रहा है, यानी क्वेश्चनर रिलायबल है और उसके रिजल्ट सिर्फ चांस या रैंडम एरर की वजह से चेंज नहीं हो रहे हैं. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट है कि
टेस्ट रिटेस्ट जो रिलायबिलिटी चेकिंग होती है, ये स्पेशली लॉन्जिट्यूडिनल स्टडीज में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी का मतलब क्या होता है कि हम किसी पार्टिसिपेंट को एक ही टाइम पर नहीं, बट डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड्स पर ऑब्जर्व करते हैं। ओके, हम किसी पार्टिसिपेंट को या किसी भी ऑब्जेक्ट को हम सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम पे ऑब्जर्व नहीं करते हैं, बट हम उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स या टाइम पीरियड्स पे ऑब्जर्व करते हैं। ओके, तो ये रिलायबिलिटी उन कंस्ट्रक्ट के लिए भी यूजफुल होती है जो नॉर्मली स्टेबल होते हैं, जैसे पर्सनालिटी ट्रेट्स, एटीट्यूड्स या बिलीव्स। तो अगर ये चीजें नेचुरली स्टेबल है, जैसे कि आपका एटीट्यूड नेचुरली स्टेबल है, आपकी पर्सनालिटी की ट्रेट्स नेचुरली स्टेबल है, तो क्वेश्चनर भी हर बार सिमिलर रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। ओके, तो ये मोस्टली लॉन्जिट्यूडनल स्टडीज में टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी चेक की जाती है कि आप इनिशियल टाइम फेज का आप टेस्ट देखते हैं, देन आप 2 वीक बाद या 1 मंथ बाद का रिटेस्ट स्कोर आप कंपेयर करते हैं इनिशियल से। ओके, तो हम लॉन्जिट्यूडनल स्टडीज में ही टाइम पीरियड की बात करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि दोनों टेस्ट के बीच में टाइम गैप कितना होना चाहिए, टाइम इंटरवल कितना होना चाहिए। एक टेस्ट में और रीटेस्ट में दोनों के बीच में टाइम इंटरवल कितना होना चाहिए, 1 वीक का होना चाहिए, 1 मंथ का होना चाहिए, 1 ईयर का होना चाहिए। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ना ही टाइम गैप शॉर्ट होना चाहिए और ना ही टाइम गैप लॉन्ग होना चाहिए। ओके, एक बैलेंस टाइम गैप होना चाहिए। सपोज करिए कि अगर आप टाइम गैप शॉर्ट रखते हैं टेस्ट और रीटेस्ट के बीच में, तो ऐसे क्या होगा कि रिस्पोंडेंट को अपने प्रीवियस रिस्पॉन्सेज के बारे में नॉलेज होगी। सपोज आपने आज क्वेश्चनर फिल करवाया और 2 दिन बाद आपने फिर से दोबारा क्वेश्चनर फिल करवाया, तो मेमोरी इफेक्ट की वजह से रिस्पॉन्सेज रिस्पोंडेंट को याद होंगे कि उसने लास्ट टाइम क्या फिल करा था। तो वहां पे एक बायसनेस आ जाएगी और उससे क्या होगा कि जो हमारी रिलायबिलिटी है वो आर्टिफिशियली हाई दिख सकती है। ओके, मेमोरी इफेक्ट की वजह से। और अगर टाइम गैप बहुत ज्यादा होगा, जैसे कि मंथ्स या ईयर होंगे, तो पार्टिसिपेंट के थॉट या बिहेवियर नेचुरली चेंज हो सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टाइम में बिहेवियरल नेचुरल चेंज होता है, तो उससे रिस्पोंडेंट या पार्टिसिपेंट के थॉट्स चेंज हो जाएंगे। तो जो फिर स्कोर का जो डिफरेंस होगा क्वेश्चनर की वजह से, वो बल्कि कोई एक्चुअल चेंज की वजह से होगा। ओके, सिर्फ स्कोर का डिफरेंस क्वेश्चनर की वजह से ना होके एक्चुअल चेंजेस की वजह से डिफरेंस होगा। इसीलिए एक रिसर्चर को एक बैलेंस टाइम इंटरवल चूज करना होता है कि टेस्ट और रीटेस्ट के बीच में टाइम इंटरवल कितना होना चाहिए। ओके, तो हमने ये पॉइंट भी समझ लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि हम कैसे एनालाइज करेंगे कि टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी अच्छी है कि नहीं है, स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी है कि नहीं है। तो हमने जैसे इनिशियली डिस्कस करा था कि हम टेस्ट और रीटेस्ट के स्कोर को कंपेयर करते हैं। तो हम कंपेयर करने के लिए पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट यानी पियर्सन आर कैलकुलेट करते हैं। और अगर पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट जो आर है वो अगर हमारा 0.70 से ज्यादा है, तो जनरली ये एज्यूम किया जाता है कि क्वेश्चनर की टेम्पोरल स्टेबिलिटी अच्छी है। ओके, यानी विद टाइम उस क्वेश्चनर की स्टेबिलिटी कंसिस्टेंट है और अच्छी है, एक्सेलेंट है। ओके, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो कि दोनों बार के स्कोर्स में काफी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अच्छा, कोरिलेशन क्या बताता है कि रिलेशनशिप है कि नहीं दो वेरिएबल्स के बीच में। तो अगर टेस्ट और रिटेस्ट के बीच में अगर स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, इट मीन्स कि स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ओके, अच्छा, लेकिन रिसर्च में सिर्फ पियर्सन कोरिलेशन ही यूज नहीं होता है। हम पियर्सन कोरिलेशन को ही देख के ये नहीं डिसाइड करते कि टेम्पोरल स्टेबिलिटी है, इट मींस कि टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी अच्छी है। जो जो मेन पॉइंट है जिससे हम ये असेस करते हैं कि क्या टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी है कि नहीं, वो उसे हम कहते हैं इंट्रा क्लास कोरिलेशन कोफिशिएंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंट्रा क्लास कोरिलेशन कोफिशिएंट, शॉर्ट में से आईसीसी बोलते हैं।
ये सबसे रिकमेंडेड स्टैटिस्टिक्स है टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी को मेजर करने के लिए। जैसे इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी मेजर करने के लिए हम क्रॉनबेक अल्फा वैल्यू यूज करते थे, सेम उसी तरह हम टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी यूज करने के लिए जो इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक है वो है इंट्रा क्लास कोरिलेशन कोफिशिएंट यानी कि आईसीसी। तो आईसीसी ये बताता है कि रिपीटेड मेजरमेंट्स एक दूसरे के साथ कितनी कंसिस्टेंसी या रिप्रोड्यूसिबिलिटी दिखाते हैं। ओके, टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी का हमारा मेन पर्पस यही है कि कंसिस्टेंसी होना चाहिए टेस्ट और रिटेस्ट के स्कोर्स में। तो आईसीसी हमें यही बताता है, यानी अगर सेम पार्टिसिपेंट को क्वेश्चनर दोबारा फिल करने के लिए दिया जाए तो उसका स्कोर कितना सिमिलर रहता है प्रीवियस वन के अकॉर्डिंग। देन आईसीसी जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी में मोस्ट प्रिफर्ड स्टैटिस्टिक है टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा, रीजन ये है कि आईसीसी सिर्फ दो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को नहीं देखता है, बल्कि ये रिपीटेड मेजरमेंट्स के बीच एक्चुअल एग्रीमेंट और कंसिस्टेंसी को इवेलुएट करता है। अभी हम समझेंगे कि ये क्यों मोस्ट प्रिफर्ड स्टैटिस्टिक्स है आगे एग्जांपल के थ्रू। तो क्लिनिकल रिसर्च में आईसीसी को ज्यादा प्रिफर किया जाता है क्योंकि ज्यादा रिलायबल माना जाता है, क्योंकि ये रिपीटेड मेजरमेंट्स के बीच जो है एक्चुअल एग्रीमेंट और कंसिस्टेंसी को इवेलुएट करता है। अच्छा, जैसे क्रॉनबेक अल्फा वैल्यू की इंटरप्रिटेशन होती है कि अगर वो 7 से 8 के बीच में है तो गुड है, और 8 से 9 के बीच में है तो वेरी गुड है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रॉनबेक अल्फा की वैल्यू 7 से 8 के बीच में तो गुड है, 8 से 9 है तो वेरी गुड है, अबव 9 है तो एक्सीलेंट है। सेम उसी लाइन पे हम टेस्ट जो इंटरनल सॉरी इंट्रा क्लास कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है उसकी भी इंटरप्रिटेशन है। तो उसकी इंटरप्रिटेशन कुछ ऐसे है कि अगर वो लेस देन 0.50 है तो हम रिलायबिलिटी को पुअर मानते हैं, इसका मतलब कि क्वेश्चनर स्टेबल रिजल्ट्स नहीं प्रोड्यूस कर रहा है। अगर वहीं आईसीसी हमारा 0.50 से 0.75 के बीच में है तो रिलायबिलिटी मॉडरेट है, यानी क्वेश्चनर रीजनेबली कंसिस्टेंट है, लेकिन इम्प्रूवमेंट की जरूरत है उस क्वेश्चनर में। और अगर आईसीसी 0.70 से 75 से 0.90 के बीच में है तो हम रिलायबिलिटी को अच्छी मानते हैं, यानी क्वेश्चनर कंसिस्टेंटली सिमिलर रिजल्ट्स को प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, और अगर ग्रेटर देन 9 है तो रिलायबिलिटी एक्सेलेंट की कैटेगरी में आती है। इस सिचुएशन में हम क्वेश्चनर को बहुत ही स्टेबल कहते हैं और हाईली रिलायबल उसे माना जाता है क्वेश्चनर को। तो अगर हम समरी में समझे तो टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी हमें ये बताती है कि हमारा क्वेश्चनर टाइम के साथ कितना स्टेबल और कंसिस्टेंट है। ओके, इसके लिए हम सेम पार्टिसिपेंट को सेम क्वेश्चनर दो अलग अलग ओकेजन्स पर देते हैं और उनके स्कोर्स को कंपेयर करते हैं कि इनिशियली कैसा उनका स्कोर था, देन जब हमने उनको दोबारा उस टेस्ट को दिया एडमिनिस्टर करा तो कैसा स्कोर था उनका, और उन दोनों के बीच में कंपैरिजन करके ये देखते हैं कि कितनी डिफरेंस है। ओके, और हम इंट्रा क्लास कोरिलेशन कोफिशिएंट को यूज करते हैं ये चेक करने के लिए कि क्वेश्चनर की रिलायबिलिटी कैसी है, गुड है, बेटर है, एक्सेलेंट है। और अब हम एक सैंपल डेटा सेट के थ्रू ये देखेंगे कि कैसे हम टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी को एसपीएसएस में कैसे टेस्ट करते हैं। तो हमने सबसे पहले क्वेश्चनर प्रिपेयर करा, देन उस क्वेश्चनर को पायलट स्टडी के लिए कुछ 25 लोगों पे डिस्ट्रीब्यूट करा। हम रिलायबिलिटी और वैलिडिटी पायलट टेस्टिंग में ही चेक करते हैं, क्योंकि पायलट टेस्टिंग हमें ये ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि ये हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि जहाँ पे हम असेस कर सकें कि किस क्वेश्चन को ड्रॉप करना है, किसको ऐड करना है, किसकी वर्डिंग को अच्छी करनी है। पायलट स्टडी हमें ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है और वहाँ पे हम ऐसी रिलायबिलिटी को चेक करके असेस करके हम ये सारे डिसीजन लेते हैं। तो हमने एक 25 लोगों पे ऐसे अपने क्वेश्चनर को शेयर करा था और उनसे उनके स्कोर्स कैलकुलेट करे थे। टेस्ट पहली बार जब हमने इनिशियली शेयर करा देन, और एक बार जब हमने 2 वीक बाद उसको एडमिनिस्टर करा तो क्या उनके स्कोर्स थे। ओके, तो हम अब अपने डेटा सेट को देखते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक्सेल शीट ओपन कर ली है और यहाँ पे 25 पार्टिसिपेंट्स के रिस्पॉन्सेज हैं, यानी ये 1 to 25 हमारे रिस्पॉन्सेज रिस्पॉन्डेंट्स की आईडीज हैं, पार्टिसिपेंट्स की हमने उनको न्यूमेरिक आईडीज असाइन कर दी थी। और
ये रही टेस्ट स्कोर और रीटेस्ट स्कोर के स्कोर्स, यानी जब हमने रिस्पोंडेंट 1 को शेयर करा तो उसका फर्स्ट टाइम इनिशियल 31 स्कोर था, सेकंड टाइम भी 31 था। सेकंड रिस्पोंडेंट फर्स्ट टाइम 29 स्कोर था, सेकंड टाइम 30 था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक का वेरिएशन है। तो यहाँ पे जो दो कॉलम है, टेस्ट स्कोर का एक कॉलम है, एक रीटेस्ट स्कोर का कॉलम है। अच्छा, अगर आप विजुअली नोटिस करेंगे तो टेस्ट स्कोर और रीटेस्ट स्कोर के बीच में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कुछ पार्टिसिपेंट के स्कोर एग्जैक्टली सेम है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, लेकिन कुछ में थोड़ी वेरिएशन है, लेकिन ये वेरिएशन उतनी नहीं है कि जो काफी सिग्निफिकेंट हो, लाइक 16 से 18 होगा, यानी 2 की डिफरेंस है, यानी 1 या 2 मार्क्स का डिफरेंस देखने को विजुअली मिल रहा है हमें। तो यही एक्चुअली एक एक्सपेक्टेड सिचुएशन होती है, क्योंकि अगर क्वेश्चनर रिलायबल है तो रिपीटेड मेजरमेंट्स में स्कोर्स काफी सिमिलर होने चाहिए या सिमिलर के अराउंड होने चाहिए। लेकिन अब हम सिर्फ डेटा सेट देखकर ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि क्वेश्चनर रिलायबल है या नहीं। इसके लिए हमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस परफॉर्म करना होगा, और रिसर्च में टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी असेस करने के लिए सबसे प्रिफर्ड स्टैटिस्टिक होता है इंट्रा क्लास कोरिलेशन कोफिशिएंट, यानी आईसीसी, जो हमने अभी डिसाइड करा। तो अब हम इस डेटा सेट को एसपीएसएस में इंपोर्ट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे हम टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी को एनालाइज करते हैं एसपीएसएस में। तो अब हमने एसपीएसएस को ओपन कर लिया है। अब हम न्यू डेटा सेट पे क्लिक करेंगे और ओपन पे क्लिक करेंगे। ओके, आप ये देख सकते हैं एसपीएसएस की विंडो ओपन हो गई है। इसके दो टैब्स होते हैं, एक वेरिएबल व्यू होता है और एक डेटा व्यू होता है। तो हमारा यहाँ पे आ, हमारे पास तीन वेरिएबल्स थे, पहला रिस्पोंडेंट आईडी का वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल टेस्ट स्कोर का, और तीसरा वेरिएबल रीटेस्ट स्कोर का। बट हम इन्हीं दो वेरिएबल की टेस्ट रीटेस्ट रिलेबिलिटी चेक करेंगे तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ दो वेरिएबल है। तो हम एसपीएसएस में डेटा इंपोर्ट करते हैं। तो आप मैनुअली भी आप यहाँ पे डेटा टाइप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने वेरिएबल व्यू में आपने पहले वेरिएबल्स असाइन करे, लाइक पहला वेरिएबल आईडी, देन दूसरा वेरिएबल, देन तीसरा वेरिएबल। ऐसे मैनुअली भी असाइन कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि ये ऑटो रिफ्लेक्ट हो जाएगा डेटा व्यू टैब में हमारे वेरिएबल्स आईडी, और हम यहाँ पे उसको मैनुअली इंटर कर सकते हैं। बट यहाँ पे मिसिंग डेटा की प्रॉब्लम होती है, तो उसको हम रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक न्यू फाइल फिर से ओपन करेंगे, और वहां पे हम डेटा को इंपोर्ट करेंगे, एक्सेल डेटा को, क्योंकि हमने फाइल एक्सेल में सेव करके रखी है। तो हम इंपोर्ट डेटा पे क्लिक करेंगे और एक्सेल को सेलेक्ट करेंगे, और हमने जहां भी सेव करी है वहां से उसको इंपोर्ट करेंगे। तो हमारी ये फाइल है। अच्छा, तो इस एक्सेल फाइल में हमारी कई वर्कशीट हैं। तो जो वर्कशीट 3 है, यानी टेस्ट रिटेस्ट वाली, ये हमारे लिए है नीड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से वर्कशीट को सेलेक्ट करेंगे। तो हम टेस्ट रिटेस्ट वाली वर्कशीट को सिलेक्ट करते हैं। ओके, और आप देख सकते हैं ये हमारा डेटा है उस शीट का। यहाँ पे ओवरव्यू आप देख सकते हैं, प्रीव्यू है हमारे पास, और हम फिर ओके करेंगे। आप देख सकते हैं कि डेटा हमारा एसपीएसएस में लोड हो चुका है, हमारा एक्सेल का डेटा। ये 25 रिस्पॉन्सेज हमारे हैं, और ये उनकी टेस्ट और रिटेस्ट के स्कोर्स हैं। ओके, अब हमें टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी चेक करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एनालाइज टैब पे जाना है टॉप पे, देन हमें स्केल को सर्च करना है। ये स्केल, यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स के मेजरमेंट्स हैं, रिलायबिलिटी एनालिसिस, वेटेड कप एनालिसिस, मल्टी डायमेंशनल यूनिफोल्डिंग वगैरह करके, अनफोल्डिंग वगैरह करके। ओके, तो हमें रिलायबिलिटी चेक करनी है, तो हम रिलायबिलिटी एनालिसिस पे क्लिक करेंगे। ओके, और उसके बाद हम टेस्ट स्कोर को आइटम सेक्शन में पुट करेंगे, और रीटेस्ट स्कोर को भी हम आइटम सेक्शन में पुट करेंगे। देन हम स्टैटिस्टिक्स टैब पे जाएंगे, क्लिक करेंगे,
और उसके बाद हम कुछ डिस्क्रिप्टिव्स और समरीज पे टिक मार्क करेंगे कि हमें क्या-क्या अपने रिजल्ट्स में चाहिए। तो हम सबसे पहले हम आइटम पे क्लिक करेंगे, स्केल पे क्लिक करेंगे, मीन्स पे क्लिक करेंगे, वेरिएंसेस पे क्लिक करेंगे, कोरिलेशन पे क्लिक करेंगे। हमने देखा था कि हम कोरिलेशन से भी कैसे टेस्ट रिटेस्ट असेस कर सकते हैं, बट जो मोस्ट प्रिफर्ड होता है वो होता है इंट्रा क्लास कोरिलेशन कोफिशिएंट। और उसके बाद हम यहाँ बॉटम लेफ्ट साइड आप देख सकते हैं इंट्रा क्लास कोरिलेशन कोफिशिएंट है। तो ये हमारा मोस्ट प्रिफर्ड मेजर है, तो हम इस पे भी टिक मार्क करेंगे। उसके बाद आपको ये जो मॉडल है यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स हैं। टू वे मिक्स है, टू वे रैंडम है, वन वे रैंडम है। तो आपको टू वे मिक्स सेलेक्ट करना है। एंड जो टाइप होगा इसका, ये आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। एक पहली टाइप है कंसिस्टेंसी और दूसरा है एब्सोल्यूट एग्रीमेंट। तो आपको यहाँ पे एब्सोल्यूट एग्रीमेंट पे क्लिक करना है, यानी टू वे मेथड एंड टाइप इज एब्सोल्यूट एग्रीमेंट। और ये सारे चेक बॉक्सेस पे आपको क्लिक करने में है। ओके, एंड आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है एंड देन उसके बाद आप ओके करिए। आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टैब पे हमारे रिजल्ट्स अपीयर कर गए। ओके, तो जो हमारे पास नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स थे वो 25 थे। तो आप देख सकते हैं ये 25 इट मींस कि 100% हमने कोई भी एक्सक्लूड नहीं करा। आप इससे एनालाइज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आप रिलायबिलिटी स्टैटिस्टिक्स को देखिए। तो हम सबसे पहले इस टेबल को एनालाइज करेंगे। तो हमने पढ़ा था कि अगर हमें इंटर क्लास रिलायबिलिटी एनालिसिस करना होता है तो हमें क्रॉनबेक अल्फा की वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है। अगर क्रॉनबेक अल्फा की वैल्यू 7 से 8 के बीच में है या 8 से 9 है या 9 से अबव है, तो हम कहते हैं कि वो गुड, वेरी या एक्सेलेंट कैटेगरी में है। इट मींस कि जो हमारा क्वेश्चनर है और उस क्वेश्चनर को जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के बीच में इंटरनल कंसिस्टेंसी है, यानी वो सारे क्वेश्चन पॉजिटिवली रिलेटेड है एक दूसरे से और वो किसी एक ही कंस्ट्रक्ट को मेजर कर रहा है जिसे आप मेजर करना चाहते हैं। उनमें से कोई एक क्वेश्चन डेविएट नहीं कर रहा है। अगर वो डेविएट करता है तो हमारा क्रॉनबेक अल्फा रिड्यूस हो जाता है। तो आप देख सकते हैं क्रॉनबेक अल्फा हमारा 1 के करीब है। इट मींस कि हमारी क्वेश्चनर की रिलायबिलिटी अच्छी है। ओके, लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम क्रॉनबेक अल्फा का यूज नहीं करते। हम इंट्रा क्लास कोरिलेशन कोफिशिएंट का यूज करते हैं। तो ये सिर्फ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें कि हमारा क्वेश्चनर में इंटरनल कंसिस्टेंसी है कि नहीं। बस ये हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। हमें तो आईसीसी फाइंड आउट करना है। ओके, देन उसके बाद आप एक और टेबल देख सकते हैं, ये आइटम स्टैटिस्टिक्स का टेबल है। ठीक, तो ये यहाँ पे एसपीएसएस टेस्ट और रिटेस्ट दोनों के डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को शो कर रहा है। ओके, तो आप हम इसको एनालाइज करते हैं। जैसे जो पहला टेस्ट स्कोर था, जो हमने इनिशियली टेस्ट करा, तो उसकी मीन देखिए आप 28.84 है। और जब हमने रीटेस्ट करा 2 वीक बाद, तो उसकी मीन है 28.80। तो इन टेस्ट और रीटेस्ट की मीन वैल्यूज ये हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों मीन ऑलमोस्ट सेम है, ज्यादा इनके बीच में डिफरेंस नहीं है। और अगर स्टैंडर्ड डिवीजन को भी देखेंगे तो ये दोनों भी काफी सिमिलर हैं, कोई डिफरेंस ज्यादा इनके बीच में नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि पार्टिसिपेंट ने पहली बार और दूसरी बार क्वेश्चनर फिल करते वक्त अप्रोक्स सेम स्कोर ऑब्टेन किया, यानी क्वेश्चनर ने टाइम के साथ कंसिस्टेंट रिजल्ट प्रोड्यूस करे हैं। और इसी को हम टेम्पोरल स्टेबिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट टेबल है समरी आइटम स्टैटिस्टिक्स। ओके, अब इस टेबल को एनालाइज करते हैं। तो इस टेबल में आप देख सकते हैं कि
बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मीन है, मिनिमम है, मैक्सिमम है, रेंज है, वेरिएंसेस है, नंबर ऑफ आइटम्स करके है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इंटर आइटम कोरिलेशन, यानी जो ये पॉइंट है मीन का इंटर आइटम कोरिलेशन जो कि है 0.985। तो ये हमें ये बताता है कि टेस्ट और रीटेस्ट के बीच में रिलेशनशिप कितनी स्ट्रांग है। हमने इनिशियली डिस्कस करा था कि हम कोरिलेशन को भी देख के ये कह सकते हैं कि उनके बीच में, टेस्ट और रीटेस्ट के बीच में कोरिलेशन है, इट मींस कि वो कंसिस्टेंट और स्टेबल है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि अगर कोरिलेशन 1 के करीब रहता है तो हम कहते हैं कि स्ट्रांग कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। और यहाँ पे भी हमारी वैल्यू 0.985 है, क्योंकि ये वैल्यू 1 के बहुत क्लोज है, तो इसका मतलब टेस्ट और रीटेस्ट के स्कोर में बहुत स्ट्रांग और पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर इसको हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो जो पार्टिसिपेंट पहली बार हाई स्कोर कर रहा है वो दूसरी बार भी ऑलमोस्ट वही स्कोर कर रहा है। तो ये पॉइंट भी हमें एक्सेलेंट रिलायबिलिटी को सपोर्ट करता हुआ शो कर रहा है, इंटर आइटम कोरिलेशन मीन का। ओके, देन आप स्केल स्टैटिस्टिक्स को देख सकते हैं, ये हमारे रिलेवेंस की नहीं है, आप यहाँ से बस एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। मीन वेरिएंसेस कितनी है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, 2 है हमारे, क्योंकि हम टेस्ट और रिटेस्ट को एनालाइज कर रहे हैं। ये सिर्फ डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अगर हम जब टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी को रिपोर्ट करते हैं तो उस वक्त हम इस टेबल को अ, हम यूज नहीं करते हैं बस, या आपको यूज करना है तो आपको डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस प्रोवाइड करनी है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। वैसे इसका कोई यूज नहीं होता है टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी एनालिसिस में। ओके, अब आते हैं हम जो सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कि इंट्रा क्लास कोरिलेशन कोफिशिएंट का टेबल। अगर आप टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी एनालाइज कर रहे हैं तो इस टेबल पे सबसे ज्यादा फोकस आपको करना है, क्योंकि यहीं से आप डिसाइड करेंगे, इन्फ्रेंस इन्फर करेंगे कि आप कि क्वेश्चनर में टेस्ट और रिटेस्ट रिलायबिलिटी है कि नहीं है। और ये बताता है इंट्रा क्लास कोरिलेशन कोफिशिएंट यानी कि आईसीसी। तो इस टेबल में आप देख सकते हैं कि एसपीएसएस 2 आईसीसी वैल्यू प्रोवाइड करता है। आप यहाँ पे फोकस करिए, कॉलम 1 पे। एक है सिंगल मेजर्स और दूसरा है एवरेज मेजर्स। तो सबसे पहले हम सिंगल मेजर्स को समझते हैं। तो जो सिंगल मेजर्स में आईसीसी की वैल्यू है वो है 0.986। ओके, और इसकी जो पी वैल्यू है वो है 0.001 से कम है इसकी पी वैल्यू। यानी पी इज लेस देन 0.001। इसकी इंटर क्लास कोरिलेशन की वैल्यू देखिए 0.986 और पी इज लेस देन 0.001। तो हमने डिस्कस करा था कि हम आईसीसी को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। तो अगर आईसीसी ग्रेटर देन 9 आप देखिए तो वो एक्सेलेंट की कैटेगरी में आता है। और जो वैल्यू हमने रिजल्ट टाइम ऑब्टेन करी सिंगल मेजर्स में वो भी 0.986 है, मतलब क्वेश्चनर की रिलायबिलिटी एक्सेलेंट है। और जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो भी काफी नैरो है। तो इसका मतलब ये है कि रिलायबिलिटी एस्टिमेट जो हमारा है वो काफी प्रिसाइज है और पी वैल्यू भी सिग्निफिकेंट है। यानी कि हम ये इन्फर कर सकते हैं कि टेस्ट और रिटेस्ट स्टैटिस्टिकली इनकी रिलायबिलिटी स्ट्रांग है। ओके, तो हमने ये सिंगल मेजर्स को इंटरप्रेट करा। अब हम एवरेज मेजर्स पे देखते हैं, इसकी इंटरप्रिटेशन को देखते हैं। तो एवरेज मेजर्स की जो इंटर क्लास कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो है 0.993 और ये भी 9 से अबव है। और इसकी भी पी वैल्यू इज पी इज लेस देन 0.001। तो ये भी 9 से अबव है, इट मींस कि ये भी एक्सीलेंट एग्रीमेंट को इंडिकेट कर रहा है। टेस्ट और रिटेस्ट के बीच में जो एग्रीमेंट है उनको ये बता रहा है कि उन दोनों के बीच में एक्सीलेंट एग्रीमेंट है। ओके, तो आपने देखा कि कैसे हमने इंट्रा क्लास कोरिलेशन सिंगल मेजर्स और एवरेज मेजर्स के बेस पे हमने डिसाइड करा। अगर ये 1 के करीब जाता है तो उतना ही हमारी टेस्ट और रिटेस्ट रिलायबिलिटी स्ट्रांग होती है।
ये इसकी ओवरऑल इंटरप्रिटेशन है। ओके, लेकिन रिसर्च में हम मोस्टली सिंगल मेजर्स को ही फोकस करते हैं, एवरेज मेजर्स को हम नहीं देखते हैं। जब मल्टीपल मेजरमेंट्स होते हैं तो हम एवरेज पे फोकस करते हैं, अदरवाइज हम सिंगल मेजर्स पे ही फोकस करते हैं। तो हमारे लिए यहाँ पे रिलेवेंस की पॉइंट यही है कि 0.986 हमारी टेस्ट रिटेस्ट की रिलायबिलिटी आ रही है, जो कि 9 से अबव है, इट मीन्स की स्ट्रॉन्ग रिलायबिलिटी है। ओके, तो हमने देखा कि हमने केस प्रोसेसिंग समरी देखी, देन हमने रिलायबिलिटी स्टैटिस्टिक्स फ्रॉनबेक अल्फा देखा, देन आइटम की स्टैटिस्टिक्स को हमने देखा, मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, देन हमने समरी आइटम स्टैटिस्टिक्स यानी आइटम इंटर आइटम कोरिलेशन को भी देखा हमने, और हमने फिर देन इंट्रा क्लास कोरिलेशन कोफिशिएंट को देखा। तो अगर आप पूरे आउटपुट का कंक्लूजन अगर करें तो इस स्टडी में 25 पार्टिसिपेंट थे जिनकी हमने टेस्ट और रीटेस्ट रिलायबिलिटी चेक करी, और टेस्ट और रीटेस्ट का मीन स्कोर ऑलमोस्ट सेम था, हमने यहाँ पे देखा स्टैंडर्ड डेविएशन भी लगभग सेम था, और जो इंट्रा क्लास कोरिलेशन कोफिशिएंट आ रहा है सिंगल मेजर्स का, वो भी 9 से अबव है, 0.9 से, तो जो कि है 0.986, जो कि एक्सेलेंट कंसिस्टेंसी को शो कर रहा है। तो इट मीन्स कि हमारी रिलायबिलिटी एक्सेलेंट की कैटेगरी में आती है। यानी अगर इसी क्वेश्चनर को कुछ टाइम बाद दोबारा हम एडमिनिस्टर करें तो ये पार्टिसिपेंट ऑलमोस्ट सेम स्कोर्स को प्रोवाइड करेंगे, ज्यादा डिफरेंस, ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा। और इसी को हम एक्सेलेंट टेम्पोरल स्टेबिलिटी कहते हैं, कि विथ टाइम हमारा जो क्वेश्चनर था वो स्टेबल था। ओके, तो ये है पूरी इंटरप्रिटेशन की हम कैसे एसपीएसएस में डेटा इंपोर्ट करते हैं। देन एनालाइज टैब पे क्लिक करके हम स्केल, देन रिलायबिलिटी एनालिसिस, देन हमने टेस्ट और रीटेस्ट स्कोर की रिलायबिलिटी को एनालाइज करा, और हमने वहां पे फोकस करा इंट्रा क्लास कोरिलेशन कोफिशिएंट पे, टू वे मेथड एंड एब्सोल्यूट एग्रीमेंट। हमने कंटिन्यू क्लिक करा एंड ओके करा, और आप देख सकते हैं रिजल्ट्स टैब में हमारे ये रिजल्ट्स हैं। तो आप ऐसे अपने क्वेश्चनर की टेस्ट और रिटेस्ट रिलायबिलिटी को चेक कर सकते हैं। तो आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करिए, और आपको अगर ये वर्कशीट की पीडीएफ चाहिए और ये रिजल्ट्स का भी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और आप इसको स्कैन भी कर सकते हैं, और आप मुझे ईमेल कर सकते हैं कोई भी डाउट है। और आप इस चैनल की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी से रिलेटेड प्लेलिस्ट को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसमें मैंने बहुत ही अच्छे समझाया कि हम कैसे रिलायबिलिटी टेस्ट करते हैं, उसकी रिलायबिलिटी के डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होते हैं, तो उसको कैसे करते हैं, क्रॉनबेक अल्फा वैल्यू कैसे चेक करते हैं, और वैलिडिटी से भी रिलेटेड वीडियोस है कि हम वैलिडिटी टेस्ट कैसे करते हैं, और क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों में कैसे करते हैं रिलायबिलिटी और वैलिडिटी टेस्ट, उससे रिलेटेड वीडियोस है, उस प्लेलिस्ट को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और हमने एसपीएसएस में भी और जम्मू भी दोनों में कैसे रिलायबिलिटी और वैलिडिटी टेस्टिंग करते हैं समझाया है उस प्लेलिस्ट में। एसपीएसएस एक पेड सॉफ्टवेयर है, बट जम्मू भी एक फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो जिसकी एक्सेस आपके पास है आप उस पे आप रिलायबिलिटी या वैलिडिटी टेस्ट कर सकते हो उस सॉफ्टवेयर को यूज करके। तो मैंने दोनों के ट्यूटोरियल्स बनाए हैं, तो आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।